सांकेतिक भाषा के माध्यम से आप पूरे समाज में ये थोड़े दिन बाद प्रचारित करने जाएंगे कि देखो लाल टी शर्ट वाला जा रहा है, ये आरक्षण का विरोधी होगा। ये हमारे विद्यार्थी हैं, ये कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। ये बात धीरे धीरे फैलेगी तो पता चलेगा कि मंगलवार के दिन विश्वविद्यालय में अगर 10,000 विद्यार्थी आए तो 7,000 लाल टी शर्ट पहन के आ गए। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि हमारे आरक्षण के विरोधी है। हमारी मौन क्रांति ही अपने आप में प्रमाण होगी। हमारी जो मौन भाषा होगी, जो सांकेतिक भाषा होगी, वही सवर्णों की क्रांति के लिए बहुत पर्याप्त होगी। आप जरा कल्पना करिए, सरकारी दफ्तरों में जो हमारा वर्ग सबसे अधिक पीड़ित है, हमारा वर्ग, अगर सचिवालय में यह व्यवस्था लागू हो जाए, स्वतः स्फूर्त भाव से हम किसी के ऊपर दबाव तो बना नहीं सकते हैं, तो छुट्टी के समय अगर सचिवालय से भर निकल रहे हैं 5,000 लोग, हर गेट से, सचिवालय के गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर गेटे से पता चला लाल रंग की टी शर्ट पहन के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कहना कुछ नहीं, हम अपना सब कुछ कह जा रहे हैं जो हम कहना चाहते हैं। हजरतगंज में 400 आदमी घूम रहे हैं, 300 आदमी लाल टी शर्ट पहने। कुछ कहना पड़ा? नहीं कहना पड़ा, अपने आप स्थापित हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब जनवरी में यहाँ लखनऊ में हम अपनी रैली करने आएंगे। आज तो इस बंद कमरे में अधिवेशन कर रहे हैं, अभी हवाओं को हमने बांधने का काम किया है। हवाओं को इन चारदीवारी के भीतर, ताकि जब ये तूफान बनकर निकले तो उस तूफान का सामना करने की हैसियत इन आरक्षण समर्थकों की न हो सके। और जरा कल्पना करिए मेरे मित्रों, जब उत्तर प्रदेश में जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में जब हम रैलियां करने आएंगे और मंगलवार का वह दिन होगा और हमारी उस रैली में मंच से लेकर नीचे तक लाल सैलाब बहता हुआ दिखाई देगा। जरा कल्पना करिए उस दृश्य की। और उसके बाद जब हम दिल्ली में हुंकार भरने चलेंगे जंतर मंतर और रामलीला पर, तब पूरे देश में वह लाल बहाव निकलेगा और जिसको रोक पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा, नामुमकिन होगा। मेरे साथियों, ये मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं। एक बात और मैं साथियों कहना चाहता हूं आपसे। मैंने 2 चीजें आपके सामने रखी, जय मनु, और जय मनु के साथ साथ रेड टी शर्ट मूवमेंट। आपका समर्थन है ना? तो अब अपने अभ्यास में आज के बाद से इसको ला दीजिए और अपने सभी हित मित्र, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, पटीदार, जो भी संभव है, सब तक इस बात को पहुंचाइए कि भाई एक लाल टी शर्ट खरीदो, एक लाल कुर्ता खरीदो, एक लाल बुशर्ट खरीदो, लाल साड़ी खरीदो और चलो चलते हैं रेड क्रांति करने के लिए। रेड टी शर्ट मूवमेंट पर हम अपने को जोड़ते हैं। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग, हमारे जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है वो संकोच करें। हमारे मेजर साहब पहले ही कहे हैं कि डॉक्टर साहब आप चिंता न करिए, इस उम्र में भी अगर लाल पहनना पड़ा तो पहन लेंगे, चलो कोई बात नहीं। नौजवानों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जो अपमान हमको सहना पड़ रहा है, कम से कम उससे तो आप बचाने की बात कर रहे हैं, हमको स्वीकार है। लोग इतना ही तो कहेंगे कि इस उम्र में देखो बुढ़े को क्या हो गया है। मैं एक और बात आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, ये सबका आंदोलन है। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए होता है, बहुत साहस, बड़ा पराक्रम चाहिए होता है, बहुत अपार सहयोग और समर्थन चाहिए होता है। मैं आपको बहुत सच्चे मन की बात बता रहा हूं। जब इस अधिवेशन के लिए इस स्थान का चयन होना था, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं, तो हमारे मन में तमाम शंकाएं थी। अभी सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के बैनर तले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में उनको शामिल होना जो सीधे तौर पर प्रभावित और प्रताड़ित है। अगर केवल और केवल लखनऊ में उनकी संख्या का आकलन किया जाए तो मैं समझता हूं वो संख्या कम से कम लाख के ऊपर जाएगी। लेकिन सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के आयोजक बार बार परेशान, हैरान दिखाई दिए क्योंकि संख्या 1,500 से 2,000 बढ़ नहीं पाती। हमारे सामने भी संकट था, तमाम शंकाएं हमारे मन में थी कि हम जिस समाज को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन आज मैं आश्वस्त हो गया हूं
कि इस आंदोलन को दिशा मिल गई है, इस आंदोलन को दिशा मिल गई है। एक छोटी सी चिंगारी जो हमने जलाई थी वो अब एक विकराल अग्नि का रूप ले चुकी है और धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे प्रदेश और देश के अंदर होगा। और मैं तो ये कहता हूं मेरे साथियों कि बुखार सबको है। मैंने जब से शुरू किया है, जितने भी लोगों के पास गया, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी के बड़े सवर्ण नेता हैं, बड़े पद पर आसीन हैं, उन्होंने मुझको बुलाकर कहा त्रिपाठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है। हमने कहा क्या मजबूरी है? कुर्सी ना, अरे लानत है ऐसी कुर्सी पर छोड़कर आइए अपनी पीढ़ियों की रक्षा के लिए। लेकिन चुप हो गए, चुप हो गए मेरे साथियों। सतीश मिश्रा जैसा आदमी सदन के अंदर भाषण करता है, कहता है कि हम अंबेडकर की संतान हैं, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम अंबेडकर की संतान है। तब मेरे मित्रों मैं आपको एक सूत्र देता हूं, आज से तय करिए, जब आप जाएं अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में, और वो सभी लोग जो ऐसे लोगों का समर्थन करने की बात करते हो उनका डीएनए शुरू कराइए, डीएनए जांच शुरू कराइए, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और उनसे कहिएगा कि जिस सवर्ण की भुजा न फड़की खून न खौला सीने का, जिस सवर्ण की भुजा न फड़की खून न खौला सीने का, वह सवर्ण का खून नहीं होगा किसी कमीने का, खून नहीं होगा किसी कमीने का। इतने से ही आपकी बात पहुंच जाएगी और उसके बाद भी अगर वो कमीनगी पर उतारू हो तो देख लिया जाएगा समय आने पर। लोकतंत्र में जनता की ताकत बड़ी होती है, वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। हम दिखाएंगे कि बटन कहां दबती है। आरक्षण के लिए जो तुम अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारा हम समर्थन करेंगे कि तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं मेरे साथियों। आप सबसे यह विनम्र अनुरोध हमारा, आज एक भिक्षा मांगता हूं आपसे, और ये अधिकार हमको है ब्राह्मण होने के नाते, ये अधिकार हमको है ब्राह्मण होने के नाते। ये शपथ लेकर आप यहां से जाएंगे कि आज के बाद आप स्वप्न में भी किसी दूसरी पार्टी के बारे में न सोचेंगे, न बोलेंगे, न कहेंगे। जब भी मुंह खोलेंगे राजनीतिक दृष्टि से तो केवल और केवल सवर्ण समाज पार्टी के लिए खोलेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा का व्रत लेकर। और एक चीज और मांगता हूं, मुझे तन, मन और धन तीनों चाहिए आपका। तन, मन और धन तीनों चाहिए आपका। तन पूरा, मन पूरा, और 1 रुपया प्रति माह, 1 रुपया महीना। तैयार है? हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हम ये भी नहीं मांगते आपसे। अगर आजादी की लड़ाई में हम निकले हैं तो तलवार दूसरे के लेकर नहीं निकले। हमारे पास खुद की तलवार है, जिस तलवार के सहारे हम अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं। लेकिन हम आपको इसलिए अपने साथ शामिल करना चाहते हैं ताकि आपका जुड़ाव केवल मानसिक न, केवल शारीरिक न, आप दिल से जुड़े हमारे साथ। आजादी की इस लड़ाई में आप हमेशा अपने को महसूस करें, हर महीने अपने को आप महसूस करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संजय त्रिपाठी के साथ खड़े हैं। हम आपको अपने अकाउंट नंबर देंगे, 1 रुपया महीना मेरे साथ हो। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा मांगूंगा तो आप लोगों को लगेगा कहीं अच्छा तो नहीं त्रिपाठी कोई व्यापार इसी में से शुरू कर देगा। आपके मन में तमाम शंकाएं हो जाएंगी। वो जो 1 करोड़ रुपया लेकर टिकट देते हैं उनके ऊपर शंका नहीं होती है, लेकिन संजय त्रिपाठी अगर 1 रुपया मांगेंगे तुरंत शंका कर लीजिएगा कि तो लग रहा मामला गड़बड़, अभी तो शुरू भी नहीं किए, पार्टी तो मंगनी मांगना शुरू कर दिए। तो साथियों, मुझे आपसे तन पूरा चाहिए, मन पूरा चाहिए और 1 रुपया धन चाहिए आपसे, क्योंकि एक और एक और एक और एक मिलकर कई लाख करोड़ के बराबर होगा। हम इतनी बड़ी ताकत होंगे जिसका अनुमान नहीं कोई कर सकता है। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ 1 इकाई कई हजार के बराबर होती है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ 1 इकाई कई हजार के बराबर होती है। मैं जानता हूँ कि आप संकल्पित हो जाएंगे तो आपके लिए ये कोई बड़ा दुर्लभ नहीं है, 1 रुपया महीना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप हमारे इस आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। आप शरीर और मन से तो जुड़े ही हैं, आप भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाएंगे और यही हमारी सफलता की पृष्ठभूमि तैयार करने का काम करेगा। साथियों, आज के बाद यहाँ से निकल कर जाओ और बता देना कि तराजू तौल कर देखो कि पलड़ा किसका भारी है। ये बहुत से लोग जो मुगालते में हैं, बहुत से लोग जो मुगालते में हैं, मैं पार्टी के संगठन के क्रम में जनपदवार दौरा कर रहा हूँ, कुछ मजबूत लोगों के पास जाता हूँ मेरे साथियों, तो लोग कहते हैं त्रिपाठी जी ठीक है, थोड़ा अपना बाजार भाव ठीक कर लीजिए तो हम लोग आ जाएंगे। आप हमने पूछा काहे भाई? कहे काम तो आप ठीक कर रहे हैं लेकिन अभी आपकी पट्टियां बड़ी कमजोर है। मित्रों, पूछना चाहता हूं, एक ईमानदार सा उत्तर चाहिए आपका। बहुत दिल से पूछ रहा हूं एक सवाल आपसे, ये भ्रम कैसे हो गया इन बेईमान नेताओं को कि हम अमुक पार्टी का टिकट लेकर आएंगे तो ये जनता हमको वोट दे देगी, और हम अमुक पार्टी का टिकट लेकर आएंगे तो इस पार्टी को कोई जानता नहीं है, इसको हम क्यों वोट देंगे? ये भ्रम कैसे हो गया साथियों को? ये भ्रम तोड़ना होगा। नेता का मतलब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे उसके जो समर्थक होते हैं, जो जनता का अपार सहयोग जुड़ा होता है, वही उसको नेतृत्व प्रदान करता है। बहुमत जिसके साथ खड़ा होता है वही उस क्षेत्र का विधायक और सांसद होता है। और विधायक अगर आप चुनते हैं तो उनको कैसे भ्रम हो गया कि हम इस पार्टी से टिकट लेकर आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? अब तय आपको करना मेरे साथियों, ये भ्रम टूटना चाहिए, ये भ्रम टूटना चाहिए। आपको अपने मनोविज्ञान पर काबू पाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे बसपा और सपा का मतदाता अपने मनोविज्ञान पर काबू रखता है। बसपा का मतदाता इन्हें पूछता है कौन चुनाव लड़ रहा है, वो कहता है दुइये वोट पाएगा लेकिन तो हमारा रहेगा, तो प्रत्याशी जी का रहेगा। आप तैयार हैं इसके लिए? आप तैयार हैं ना इसके लिए? वो दो ही वोट पाएगा, एक आपका होगा, उस प्रत्याशी का अपना होगा। अब अपना भी नहीं होते तो गलत की बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे साथ। हर आदमी केवल अपना मनोविज्ञान इतना बना ले कि हमें परिणाम की परवाह नहीं, हम सिर्फ प्रयास के लिए आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर सफलता हमारी होगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार, शब्द नहीं है, वचन नहीं है, मैंने आरक्षण पर कुछ नहीं बोला, इसलिए कि मैं जानता हूं कि सभी प्रबुद्ध समाज के लोग बैठे हैं। बुखार सबको है, क्या बताना? बुखार सबको है, आला लेकर जाइए और जांच कर बता दीजिए कि साहब आपको बुखार ज्यादा हो गया। और साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि पिछले 25 साल में जो दवा खाते आए हैं वो सब नकली कंपनियों की दवा थी। ये सवर्ण समाज पार्टी वाला टेबलेट खाइए, देखिए 2 साल के अंदर आपका बुखार उतर जाता है। जाइए और बताइए कि साहब हम टेबलेट लेके आए हैं, वो टेबलेट जिस टेबलेट को खाकर आपका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। और फिर आप देखें कि कैसे खुशहाली लौट कर आएगी। अभी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार और सत्ता बनी उस दिन आप भरोसा रखिएगा कि जो हमारे पिछड़े भाई और दलित भाई आज मुगालते में हैं, हम उनके लिए भी व्यवस्था करके आएंगे, क्योंकि हम लोग उस समाज से संबंधित है जिसकी सोच संकीर्ण नहीं हो सकती। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः में हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हम आपको यह विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। मैं चलते चलते जितने भी हमारे साथी आ जाएं, मैं दिवाकर भैया को देख रहा हूँ, बहुत से लोग हैं, हम उनको अवसर नहीं दे पाए। साधु चरण भैया माफी चाहूंगा आपसे, देवेंद्र भैया सबसे माफी चाहूंगा। जितने भी लोग आज बोल नहीं पाए, मैं उन सब से क्षमा याचना करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आखिरी नहीं है, ये तो आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। और आगाज और अंजाम के बीच ऐसे तमाम अवसर आएंगे जहां अपनी बात को आप तक पहुंचाकर अपनी बात रख सकेंगे।